हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे हमारे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के सब्जेक्ट का, जिसमें हम देखेंगे कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या यहाँ पे हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो देखो, सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली ये दे आर ऑल द पार्ट ऑफ योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. दिस इज द एनालिसिस पार्ट, okay, and this is your design part. Okay, so these all are the parts of your system development life cycle. So basically what is system development? System development is a systematic process which includes phases such as your planning, your analysis, your design phase, your deployment phase, your maintenance phase to achieve some goal. Okay, here we will in this lecture we will primarily focus on the system analysis and system design. See, system development एक process होता है जिसके अंदर बहुत सारे phases होते हैं, जो planning, analysis, your design, your development, your maintenance, implementation, these all are the phases which is combined in your system development life cycle to achieve a efficient and effective system. यहाँ जिस इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस क्या होता है और सिस्टम डिजाइन क्या होता है. तो अगर हम सिस्टम एनालिसिस की बात करें तो व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस? देखो, एनालिसिस से ही समझ में आ रहा है. यू नीड टू थिंक, यू नीड टू एनालाइज द requirements or user needs, or you need to interpret the facts to identify the problems and decomposition of your system into the components. आप requirements को analyze करते हो, जो facts हैं उनको identify करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो इस system analysis phase में you will decompose your system into the components. So system analysis is conducted for the purpose of studying a system or its parts in order to identify its objective. See, every system has a one central objective. उस central objective को achieve करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस system को study करना होगा, उसके जो parts हैं उनको study करना होगा, और किस order में वो parts arrange होंगे, कैसे हमको system को decompose करना है सब system में, ताकि हम जो भी task है उनको स्पेसिफिकली असाइन कर सके पर्टिकुलर सब सिस्टम को. ठीक है, ये सब आपका आ जाता है एनालिसिस फेज में. यहाँ पे बेसिकली सिस्टम एनालिसिस को आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इम्प्रूव्स द सिस्टम एंड इंश्योर्स दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम वर्क एफिशिएंटली टू अकम्प्लिश देयर पर्पस. जो भी आपको पर्पस, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको इंश्योर करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है उनको देखने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि क्या हो, जो आपका स्पेसिफिक यानी कि जो आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, उसके लिए हमारा सिस्टम एनालिसिस परफॉर्म होता है. तो बेसिकली एनालिसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट द सिस्टम शुड डू. सो एनालिसिस स्पेसिफाइज व्हाट द सिस्टम शुड डू. नेक्स्ट जो आपका होता है सिस्टम डिजाइन. देखो, सिस्टम डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो. जैसे हमारा सिस्टम एनालिसिस है वैसे हमारे सिस्टम डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस केस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आपकी प्लानिंग होती है, आपका डेवलपमेंट होता है, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो वो सब होगा, डिप्लॉयमेंट होगा. मीन्स एवरीथिंग इज अकर इन योर डिजाइन फेज, आइदर योर सिस्टम आर्किटेक्चर, योर डेटा विच इज रिलेटेड टू योर सिस्टम, योर इंटरफेसेस, योर मॉड्यूल्स दैट यू वांट टू अचीव द सिस्टम गोल्स, कंपोनेंट्स क्या यूज कर रहे हो, क्या परफॉर्मेंस होगी, सिक्योरिटीज कैसे अचीव करोगे सिस्टम के ऊपर, क्या एबिलिटीज होंगी, क्या उसकी स्केलेबिलिटी होगी, और क्या सिस्टम कितना रिलायबल होगा, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी. ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन के ही सब पार्ट्स हैं ये सारे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन को आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. हमेशा जरूरी नहीं कि आप एक नया ही सिस्टम बना रहे हो. सपोज हो सकता है कि कोई सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट यू नीड टू इम्प्रूव दैट सिस्टम. तो उस केस में आप क्या करोगे? जो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम है या तो उसको रिप्लेस करोगे या उसको मॉडिफाई करोगे, या फिर कई बार होता है कि बिल्कुल न्यू रिक्वायरमेंट्स है तो आप नया सिस्टम भी बना सकते हो. ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स components or modules to satisfy the specific requirements. So before planning, we need to understand the old system thoroughly and determine how computers can best be used in order to operate the efficiently. अगर कभी आप existing system को change करना चाह रहे हो या उसको replace करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले नया प्लानिंग से पहले आपको क्या करना होगा? जो आपका पुराना सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको स्टडी करना होगा थोरोली, ताकि आप डिटरमाइन कर सको कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको आप कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो.
तो बेसिकली आपका सिस्टम डिजाइन किस पे फोकस करता है, हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। देखो ये तो किस पे एनालिसिस तो क्या स्पेसिफाई करता है, व्हाट द सिस्टम शुड डू, ओके। और डिजाइन क्या फोकस करता है, हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन है वो मेनली किस पे फोकस होता है, सिस्टम पे, प्रोसेस पे और टेक्नोलॉजी पे। सिस्टम की डेफिनेशन मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताई दी थी। सिस्टम जो वर्ड है वो आपको कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव सम कॉमन कॉज और ऑब्जेक्टिव। वह मैंने आपको जैसे कॉलेज का बताया था एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमें एक ऑनलाइन फी प्लेटफॉर्म बनाना था, तो वो एक हमारा ऑनलाइन फी प्लेटफॉर्म हमारा एक कॉमन गोल यहाँ पे हो गया है, जिससे कि क्या हो, स्टूडेंट्स की फीस जो है सक्सेसफुली प्रोसेस हो जानी चाहिए। तो उसे आप अचीव करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू नीड टू ऑर्गेनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर कंपोनेंट्स यूज करोगे, उन कंपोनेंट्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि जो आपका कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। ये आपका होता है सिस्टम। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम के जो है 3 बेसिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अ सिस्टम मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर व्हिच इज डिजाइंड टू अचीव अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड होता है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस, कैसे उनके अंदर कनेक्टिविटी है, क्या डिपेंडेंस है, डिपेंडेबिलिटी है कंपोनेंट्स के बीच में, वो यहाँ पे हमको देखना बहुत जरूरी होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंस्ट्रेंट दैट इंटरकनेक्शन, जो भी कंपोनेंट्स है उनके बीच में कनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ हायर प्रायोरिटी देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स सब सिस्टम। सपोज आपने सिस्टम को डिकम्पोज करके सब सिस्टम में डिवाइड किया है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपका जो मेन सिस्टम बन रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी आपके बाकी सब सिस्टम के ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले बारे में भी एग्जांपल्स बताए थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम हो गया। अगर हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आती है इसकी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज, द स्ट्रक्चर एंड द ऑर्डर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ योर कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट है, जो भी आपको गोल अचीव करना है उसके लिए आपने कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका ऑर्डर है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उनका ऑर्डर क्या है, उनके बीच में इंटरकनेक्टिविटी क्या है, उनका इंटरडिपेंडेंस क्या है, ताकि क्या है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। दूसरा होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं विद ईच अदर, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा परचेसिंग डिपार्टमेंट। तो परचेसिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, एंड पेरोल विद द पर्सनल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे डिपार्टमेंट्स है, तो जैसे सपोज आप कॉलेज का एग्जांपल ले लो, कॉलेज में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, कोई नॉन टेक स्टाफ्स होते हैं, टेक स्टाफ्स होते हैं, कुछ एडमिन्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं। तो सबके बीच में इंटरकनेक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं है कि सब अपने अलग अलग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। टीचर्स भी स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स भी टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट्स भी एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड होता है। यानी कि सबके बीच में इंटरकनेक्टिविटी है, सबके बीच में इंटरडिपेंडेंसी है। तो इंटरेक्शन होगा जब स्टूडेंट को सपोज कोई क्वेरीज होगी, तो उसको अगर सपोज एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेरी है तो उससे उनको क्वेरी अगर कर पाएगा तो ही, यानी कि अगर वो उनसे इंटरेक्ट करता है तो ही उसकी क्वेरी सॉल्व होगी। अगर सभी इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो आपका सिस्टम जो है आपका स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, इसलिए इंटरेक्शन मस्ट बी देयर। Next, interdependence. Interdependence means how the components of a system depend on one another. For the proper functioning, the components are coordinated and linked together according to the specified plan. ये मैंने आपको बताया ही, देखिए इंटरडिपेंडेंसी भी होती है जब आपके कंपोनेंट्स हैं, आपने एक ही सिस्टम एक ही आपके पास, उसके ही तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन होगा, वो एक दूसरे पे जो भी डिपेंडेंसी होंगी उसी की बेसिस पे तो फंक्शनिंग प्रॉपरली कर पाएंगे। तो इंटरडिपेंडेंसी क्या बताता है कि हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन वन अनदर। नेक्स्ट होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, मींस इट इज कंसर्न्ड विद द हाउ अ सिस्टम
कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। आपने एक सिस्टम है उसको सबसे पहले तो डीकम्पोज किया, उसके बहुत सारे सब सिस्टम्स बनाए या कंपोनेंट्स बनाए। अब उन कंपोनेंट्स से अपने अपने वर्क कंप्लीट कर लिए। अब उस सिस्टम का जो हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे कंपोनेंट्स को मर्ज करना होगा या फिर हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वही मतलब है कि पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स वर्क टुगेदर। जब आप उनको इंटीग्रेट कर रहे हो तब भी वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं ताकि हमारे को जो हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके यहाँ पे। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन गोल होता है या मेन पर्पस होता है उस सिस्टम को बनाने का। ओके तो हर यूजर्स जो भी आपके इसके अंदर इन्वॉल्व है आपके सिस्टम डेवलपमेंट में, वो उनको पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो भी आपका सिस्टम है उसका। इसके बाद हमारे होते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोरोली बताए थे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फीडबैक क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। यहाँ पे हम वन बाय वन एक बार इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिस्टम्स के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, कंट्रोल, फीडबैक, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें अगर हम फर्स्टली इनपुट आउटपुट की बात करें तो देखो मेन एम क्या होता है सिस्टम का, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। और आउटपुट भी कौन सा, जो कि यूजफुल हो यूजर का, मतलब जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी उस आउटपुट को प्रोड्यूस करना आपका मेन एम होता है सिस्टम का। इनपुट्स क्या होंगे, जो कि इंफॉर्मेशन आप दोगे सिस्टम के अंदर फॉर प्रोसेसिंग, ताकि आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस हो सके, जो आपको फीजेबल आउटपुट है, जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, उस सिस्टम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालोगे। और वो इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, इनपुट। और आउटपुट जो होता है वो आउटकम होता है ऑफ प्रोसेसिंग दैट इनपुट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट। नाउ इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एलिमेंट प्रोसेसर। So processor is the element of a system that involves the actual transformation of your input into the आउटपुट। अब प्रोसेसर जो है इनपुट को पार्शियली भी चेंज कर सकता है या फिर टोटल भी चेंज कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आउटपुट्स की स्पेसिफिकेशन कैसी है। ऑल्सो अगर आउटपुट की स्पेसिफिकेशन चेंज होंगी तो उस केस में आपका इनपुट भी मॉडिफाई होगा टू एनेबल द प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज आउटपुट जो है यूजर की आउटपुट नीड्स कुछ और अब चेंज हो गई, तो उस केस में उसको प्रोसेसर को जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अलग चाहिए होंगी, तो इनपुट भी मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल किस लिए यूज होता है, इट गाइड्स द सिस्टम। ओके, इट इज बेसिकली द डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम दैट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज जो भी आपकी परफॉर्म हो रही है सिस्टम के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल एलिमेंट, जो कि कंट्रोल करता है आपकी कैसे आप इनपुट्स दोगे, क्या उनके आउटपुट्स निकलेंगे, क्या प्रोसेसिंग आपको परफॉर्म करनी होगी टू ट्रांसफॉर्म योर इनपुट टू दी आउटपुट। So the behavior of a computer system is also controlled by the operating system and software। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बिहेवियर को ऑपरेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, ताकि क्या हो आपका सिस्टम सही से वर्क करे। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो फीडबैक होता है। फीडबैक का क्या मतलब होता है, जैसे इनपुट आपने दिया, उसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई और इनपुट जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो गया आउटपुट में। अब ये आउटपुट जाएगा आपके एंड यूजर्स के पास, तो आउटपुट जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको उसने देखेगा वो कि अगर वो फुलफिल हो रही है तो सपोज वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। लेकिन अगर आउटपुट में कुछ इश्यूज है, ठीक है, कुछ बग्स आ रहे हैं, तो उस केस में कैसा फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक्स किस लिए प्रोवाइड होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल प्रोवाइड करवाते हैं आपके डायनेमिक सिस्टम में। ठीक है, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होती है या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंगली यूजर अपना फीडबैक सेंड करता है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक इज रूटीन इन द नेचर दैट एनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, बट योर नेगेटिव फीडबैक इज द इंफॉर्मेशनल इन नेचर एंड दैट प्रोवाइड्स द कंट्रोलर विद इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक जा रहे हैं तो उस केस में ये कंट्रोलर को क्या प्रोवाइड कराता है कि यू नीड टू परफॉर्म सम एक्शन, जबकि पॉजिटिव फीडबैक एक रूटीन होता है जिसके जो कि एनकरेज करता है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है। एनवायरनमेंट जो होता है वो आउटर या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको सुपर सिस्टम होता है। ठीक है, विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। ये पूरा एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट हो रहा है। सो इट इज द सोर्स ऑफ योर एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट स्ट्राइक ऑन द सिस्टम। योर एनवायरनमेंट इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ योर एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट स्ट्राइक ऑन द सिस्टम। सो व्हाट दिस एनवायरनमेंट डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करता है कि कैसे आपका सिस्टम जो है वो फंक्शन करना चाहिए। जैसे सपोज आपके पास
एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वेंडर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ आर द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट। जैसे वेंडर्स हो गए या कॉम्पिटिटर्स हो गए, वो ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरनमेंट हो जाते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि अफेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को बिजनेस की। ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके सपोज एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या हो गए, वेंडर्स हो गए, उसके कॉम्पिटिटर्स हो गए, जो कि कुछ कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ अलग टाइप के उसके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि अफेक्ट करेंगे सिस्टम की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आपकी होती है बाउंड्री या फिर इंटरफेस, हम बोलते हैं बाउंड्रीज एंड इंटरफेस होते हैं। बाउंड्रीज किस लिए यूज होती है, टू सेपरेट योर ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंट, और इंटरफेस किस लिए यूज होते हैं, टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द your environment. So a system should be defined by its boundaries. Boundaries are the limits that identify its components, processes and interrelationships when it interfaces with the another system. So each system has boundaries that determines its sphere of influence and control. So the knowledge of the boundaries of a given system is crucial in determining the nature of its interface with other system for successful design. तो देखो boundaries भी जरूरी है ताकि आप separate कर सको आपके system को environment के साथ, plus interface भी जरूरी है ताकि आप interact कर सको another systems के साथ में। तो these all are the elements of your system. I hope ये आपको समझ में आए होंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।